नमस्कार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और 3 राज्यों में मतदान हो चुका है। मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। नतीजों का इंतजार हो रहा है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट पड़ेंगे। 3 दिसंबर को 5 राज्यों में एक साथ चुनाव नतीजे आएंगे। चुनाव लड़ने वाली हर पार्टी और हर बड़ा नेता ये समझता है कि वो जिस मुद्दे को लेकर के प्रचार कर रहा है वो कामयाब होगा, उस पर उसको वोट मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी नेता को ये पता नहीं होता है कि कौन सा मुद्दा जनता को सबसे ज़्यादा अपील करेगा, किस मुद्दे पर जनता प्रभावित होगी और किस मुद्दे को कितना भी बड़ा रूप देने के बावजूद वो जनता के दिल दिमाग पर बहुत असर नहीं करेगा। ये किसी नेता को पता नहीं होता है और ऐसा कई नेताओं ने निजी बातचीत में कई बार कहा है। दिल्ली के एक बड़े नेता हुए जगदीश टाइटलर, वो हमेशा कहते थे कि जिस समय उनको लगा कि इस बार वो जरूर चुनाव जीतेंगे, उस बार वो हार जाते थे और जब वो अपनी जीत को लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं होते थे तभी वो चुनाव जीतते थे। इसका मतलब कि जनता का मूड भांपने का दावा पक्के तौर पर 100% कोई पार्टी या कोई नेता नहीं कर सकता है। तभी कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टियां बहुत सारे मुद्दे आजमाती हैं कि इसमें से कोई मुद्दा तो अपील करेगा, कोई एक मुद्दा तो जनता से वोट दिलवा देगा। बड़ा मुद्दा भी किस तरह से अपील नहीं करता है, इसकी एक मिसाल इन 5 राज्यों में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और दूसरी कई जो प्रादेशिक पार्टियां जो उसके साथ नहीं लड़ रही हैं, अलग लड़ रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों ने जाति गणना को और आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस राहुल गांधी को लग रहा है कि ये गेम चेंजर है ये मुद्दा, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी राज्य में जनता ने इस पर बहुत कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लोगों के लिए ये कोई मैटर नहीं करने वाला मुद्दा रहा जाति गणना का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो यहां तक हुआ कि जो ओबीसी समुदाय के कैंडिडेट हैं उन्होंने भी इसे मुद्दा नहीं बनाया कि हमारी पार्टी जाति गणना कराएगी या आरक्षण बढ़ाएगी। तो ये एक तरह से ये मुद्दा, इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन ये मुद्दा चला नहीं। इस तरह के कई मुद्दे इस चुनाव में आजमाए जा रहे हैं या जहां चुनाव हो गए हैं वहां आजमाए जा चुके हैं। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि ये इनमें से कौन सा मुद्दा ऐसा है जो सफल होगा, जिस मुद्दे पर जो पार्टी जीतेगी उसका कौन सा मुद्दा चला होगा, किस मुद्दे पर उसको वोट मिला होगा या मिलेगा, और उनमें से कौन सा मुद्दा होगा जो अगले लोकसभा चुनाव में बहुत काम आएगा। सबसे पहले इसी जाति गणना की अगर बात करें तो कर्नाटक में यह बहुत सफल रहा था ये मुद्दा। राहुल गांधी ने वहां इसका मुद्दा बनाया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जाति गणना कराएगी, सामाजिक आर्थिक सर्वे कराएगी और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाएगी। वो बार बार अभी इस चुनाव में भी इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। उन्होंने अभी राजस्थान में कहा अपनी रैली में, और ये वो जो बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहते हैं कि इस देश को नेता, मंत्री या सांसद नहीं चलाते हैं, इस देश को अधिकारी चलाते हैं। और भारत सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 हैं ऐसे जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो इस आधार पर वो ओबीसी के साथ भेदभाव की बात करते हैं और ये दावा करते हैं। उन्होंने कहा है कि जाति गणना जो होगी वो एक्सरे की तरह होगी, जिससे सब पता चल जाएगा कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है और फिर उस अनुपात में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो आरक्षण बढ़ाएगी। बिहार सरकार ने ये एक टोन सेट किया इसका, वहां जाति गणना कराई गई, उसके आंकड़े जारी किए गए और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने का बिल विधानसभा से पास किया गया। तो इस बात को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और ऐसी मजबूरी हो गई कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी कहना पड़ा कि हम जाति गणना के विरोध में नहीं है। और इस चुनाव के बीच में वो बिहार गए और वहां भी जाकर के उन्होंने कहा कि बिहार में जो जाति गणना हुई है इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी इसका फैसला हुआ है। तो ये बीजेपी को भी कहीं ना कहीं ये बात कहनी पड़ी। तो इस मुद्दे की परीक्षा होनी है इन 5 चुनावों में। अगर ये मुद्दा चलता है, कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है, तो ये तय मानना चाहिए कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसको और बड़े पैमाने पर यह मुद्दा उठाएगी और ये एक कोर मुद्दा हो सकता है उसका कि हम पूरे देश में जाति गणना कराएंगे और आरक्षण बढ़ाएंगे उसके आधार पर। यह संभावना भी है कि अगर कांग्रेस को इसका फायदा होता है तो कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी ही ये अनाउंसमेंट कर दे, केंद्र सरकार ही ये घोषणा कर दे कि लोकसभा चुनाव के बाद जो जनगणना होगी, जो 2021 में होनी थी और अभी तक नहीं हुई है, उस जनगणना में जातियों की भी गिनती होगी। हो सकता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो केंद्र सरकार ने ही बढ़ाया था, 10% आरक्षण बढ़ाया था, तो 50% आरक्षण की सीमा तो केंद्र सरकार पहले तोड़ चुकी है।
तो और अन्य जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं या जो अभी उसकी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है सब कैटेगराइजेशन के ओबीसी की, या प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में जो कहा मडीगा, जो दलितों में एक समुदाय है मडीगा, उसके लिए सब कैटेगराइजेशन की जो बात कही कि उनका वर्गीकरण करके और आरक्षण बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि उनको उनके लिए अलग से उसमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, वो उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, उस तरह की भी कोई घोषणा की जा सकती है। मतलब जाति का मुद्दा, जाति गणना का मुद्दा, आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा अगले लोकसभा चुनाव में कितना उपयोगी होगा, इसका फैसला इन 5 राज्यों के चुनाव से होगा। इसी तरह से दूसरा मुद्दा है हिंदुत्व का। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अभी 5 राज्यों में जब चुनाव शुरू हुए थे उसी समय उस अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बार बार किसी न किसी बहाने ले आया गया। पहले तो वहाँ के जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट के पदाधिकारी आए, प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने न्योता दिया उनको 22 जनवरी को उस कार्यक्रम में आने का, मुख्य अतिथि बन के आने का, उद्घाटन के समय मौजूद रहने का। और उसके बाद आरएसएस बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि सारे लोग अयोध्या नहीं आ सकते हैं, जो लोग अयोध्या नहीं आ सकते हैं वो जहां हैं वहीं अयोध्या की झांकी सजाएं, उसी जगह को अयोध्या बनाएं और इस कार्यक्रम में शामिल हों। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का भी एक मकसद होगा। हिंदुत्व से जुड़े हुए और भी कई मुद्दे इस चुनाव में उठाए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी राजस्थान में कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन को खत्म कर रही है। इस बहाने सनातन का जिक्र करके उन्होंने तमिलनाडु के जो नेताओं ने, डीएमके के नेताओं ने जो सनातन के विरुद्ध जहर उगला था उसकी याद दिलाई लोगों को। इसी तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा आए छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने वहां प्रचार किया और माता कौशल्या की धरती को अपवित्र होने से बचाने की अपील की लोगों से। राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी की हत्या के मामले को एक कानून और व्यवस्था का बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है। तो हिंदुत्व से जुड़े और भी कई मामले हैं जो इस बीच आ गए। तेलंगाना में अमित शाह ने अनाउंस किया कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। और इसी बीच ये चर्चा भी हुई कि उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता पर विचार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है और बहुत जल्दी वो रिपोर्ट पेश की जाएगी, राज्य सरकार को दी जाएगी। यह भी कहा गया कि उत्तराखंड की सरकार नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले हफ्ते में विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके और समान नागरिक संहिता को लागू करेगी। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी, यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दों की भी परीक्षा हो रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भी हिंदुत्व का मुद्दा कम ट्राई नहीं किया, वो भी लगातार हिंदुत्व के रास्ते पर रहे। उन्होंने भी बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कई जगह कार्यक्रम कराए। उन्होंने सनातन का विरोध करने वाले नेताओं को भोपाल आने से रोका। पहली रैली जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसकी पहली रैली भोपाल में तय हुई थी, जिसको उन्होंने रद्द कराया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राम वन गमन पथ का निर्माण कराने की बात कही, गोधन और गोबर गोमूत्र खरीदना शुरू किया। तो इस तरह के एजेंडों पर कांग्रेस ने भी राजनीति की है। इस मुद्दे की भी परीक्षा होनी है कि यह मुद्दा अगले चुनाव के लिए कितना कारगर होता है। इसमें भी राम मंदिर के निर्माण का और समान नागरिक संहिता का मुद्दा, तो ये इस मुद्दे की भी परीक्षा होनी है। तीसरा जो मुद्दा है वो है मुफ्त में तमाम वस्तुएं और सेवाएं बांटने का। कोई पार्टी अब इसमें पीछे नहीं है। ये थोड़े बहुत मात्रा में पहले भी चलता था, पहले भी पार्टियां वादे करती थी, फिर धीरे धीरे दक्षिण के राज्यों में जो पार्टियां हैं उन्होंने कई चीजें डायरेक्टली चुनाव के पहले देना शुरू किया, वॉशिंग मशीन से लेकर के और मंगलसूत्र तक, और इस तरह की चीजें देनी शुरू की, नकद पैसे देने शुरू किए। उसके बाद आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, जिसने कहा कि वो पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है, गवर्नेंस विचारधारा है। और गवर्नेंस के नाम पर उसने क्या किया कि लोगों को मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में अनाज देंगे, मुफ्त में इलाज कराएंगे, मुफ्त में वाईफाई देंगे। तो मुफ्त में बहुत सारी देने की, मुफ्त में बस यात्रा कराएंगे। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त में मेट्रो की यात्रा का भी प्रस्ताव दिया था जो पास नहीं हो सका। तो मुफ्त में देने की जो दक्षिण भारत के राज्यों में जो पार्टियों ने शुरू किया था उसको एक कदम आगे बढ़ाया अरविंद केजरीवाल ने, और उनकी सफलता को देख करके कांग्रेस और बीजेपी ने भी इसको लपक लिया। पहले कांग्रेस ने और तब बीजेपी ने। कांग्रेस ने जब मुफ्त में चीजें बांटने का वादा, मुफ्त में वस्तुएं और सेवाएं बांटने की बात कही,
तो उसके पीछे पीछे बीजेपी भी आ गई। पहले तो प्रधानमंत्री ने इसको मुफ्त की रेवड़ी कहा था और यह भी कहा था कि इससे देश की आर्थिक हालत खराब होगी, लेकिन बाद में वो चुप हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी खुले दिल से मुफ्त में चीजें, वस्तुएं और सेवाएं बांटने का अनाउंसमेंट शुरू कर दिया। पहले अब एक बड़ी बारीक सी रेखा है कि लोक लुभावन वादे क्या होते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की क्या भूमिका होती है और मुफ्त में चीजें बांटना क्या है, ये दोनों में फर्क है। इसको लेकर के और कानूनी और बौद्धिक बहस चल रही है इस देश में। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में जितने वादे हुए हैं, जिस तरह से खजाना खोलने की घोषणाएं हुई हैं, एक तरफ कांग्रेस ने गारंटी के नाम पर 5, 6, 7 गारंटी, पहले उसने 5 गारंटी दी थी कर्नाटक में और उसकी सफलता से उत्साहित होकर के अब दर्जनों गारंटीज दे रही हैं। उन गारंटी, एक तरफ उसकी गारंटीज हैं, दूसरी तरफ भाजपा भी अपना घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के नाम से जारी कर रही है। और ये बीजेपी को पता है कि अभी भी मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर जो भरोसा है लोगों का, उसमें उनकी गारंटी ज्यादा कबूल की जाएगी। लेकिन कांग्रेस की गारंटी में जो चीजें हैं, लगभग उसी तरह की चीजें बीजेपी की भी गारंटी में है। अभी बीजेपी ने तेलंगाना में अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात हो, या मुफ्त में स्कूटी देने की बात हो लड़कियों को, या मुफ्त में लैपटॉप देने की बात हो, या महंगे दाम पर वो किसानों की अनाज खरीद का मामला हो, महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा पास देने की बात हो। ये इस तरह की तमाम बातें जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हैं, उसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी है। बीच चुनाव में अभी प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रचार के दौरान ये अनाउंस किया कि 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है, वो योजना 5 साल तक चलती रहेगी। ये चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री ने घोषणा की। ये 31 दिसंबर को वो योजना खत्म हो रही थी। तो इस तरह की जो मुफ्त में चीजें बांटने की, अब राजस्थान सरकार ने 500 रुपए की सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया हुआ है रसोई गैस के ऊपर। ये बीजेपी ने भी कहा है 1,200 रुपये, 1,250 रुपये तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में डालना शुरू भी कर दिया। और चुनाव के बीच वहां के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि लाडली बहनों के लिए घर की व्यवस्था करेगी सरकार अगर अगली बार आती है तो अब इस लोक लुभावन जो घोषणाएं होती हैं उनकी भी एक परीक्षा है। एक साथ 5 राज्यों में उसकी परीक्षा होनी है। कर्नाटक में इसका फायदा मिला था कांग्रेस को, और उसके पहले दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिला। अब 5 राज्यों में इस वादे इसकी भी परीक्षा है। एक वादा राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, उसकी भी परीक्षा होगी। वो बार बार ये कह रहे हैं, उन्होंने तेलंगाना में कहा कि जो लूट का पैसा है वो हम वापस ले आएंगे और आम लोगों के खाते में डालेंगे। इसी मुफ्त की योजनाओं का वो अगली कड़ी है। बीजेपी पहले 2014 में इस तरह का वादा कर चुकी है कि काला धन लाएंगे तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा। उस तरह की घोषणा राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो अब उसकी भी परीक्षा इस चुनाव में होनी है। अगर उनको कामयाबी मिलती है तो लोकसभा चुनाव में भी वो इसको बड़े पैमाने पर या दूसरे तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। मजबूत नेतृत्व की भी बात हो रही है हर जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की बात हो रही है, बीजेपी कर रही है। और प्रधानमंत्री ने भी कई जगह इस बात की याद दिलाई है कि G20 का सम्मेलन कितना सफल हुआ था भारत ने, और उस G20 के सम्मेलन के बाद पूरी दुनिया में भारत का किस तरह से कद बढ़ा है। दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता भी इस मुद्दे पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो इस मुद्दे की भी परीक्षा है कि अगले लोकसभा चुनाव में मजबूत नेतृत्व का मुद्दा कितना कारगर होता है। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जो इन 5 राज्यों में, जिनको भुनाने की कोशिश की है सभी पार्टियों ने। मुफ्त में चीजें बांटने का हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, जाति गणना करा करके आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा हो, मजबूत नेतृत्व का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को अलग अलग तरीके से पार्टियों ने इस्तेमाल किया है। जिसको जिस मुद्दे पर सफलता मिलेगी, जो अपनी सफलता का आकलन जिस अंदाज में करेगा कि इस मुद्दे पर सफलता मिली है, उसको लोकसभा चुनाव में उतने बड़े पैमाने पर आजमाया जाएगा। धन्यवाद।